नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं पतियों के द्वारा पूछा जाने वाले एक कॉमन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, बहुत सारी पतियों के द्वारा मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए, जब पत्नी के द्वारा 498A का FIR दर्ज कराया जाता है तो ऐसे में जो पत्नी होती है अपने FIR में पति के अलावा पति के माता पिता, भाई बहन, चाचा, बुआ, फूफा इत्यादि लोगों का नाम भी डाल देती है। पत्नी यही प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ऊपर FIR दर्ज हो जाए। तो ऐसे में जब FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तो ऐसे में जो पुलिस होती है पति से मिलती है और पति से कहती है आप थोड़ा प्रैक्टिकली होइए। अब मैं इस चीज को अब बता नहीं सकता हूं, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, सिर्फ आप समझ जाइए। और यदि पति पुलिस की बात को मान लेता है तो ऐसे में जो पुलिस होती है पति के कुछ रिश्तेदारों का नाम निकाल देती है। जैसे मान लीजिए पति के माता पिता, पति के दो भाई, एक बहन का नाम केस में है। तो ऐसे में जो पुलिस होती है FIR से पति के माता और पति के पिता जो होती हैं इनका नाम छोड़ के जो बाकी दो भाई और एक बहन होती हैं इनका नाम केस से बाहर निकाल देती है। यानी 3 लोगों का नाम रहने देती है, 3 लोगों का नाम बाहर निकाल देती है। तो ऐसे में पति को यह डर होता है कि यदि जो पुलिस कह रही है उस बात को भी मान लूं, जो पुलिस मुझसे मांग रही है मैं वो भी दे दूं, पुलिस नाम भी निकाल दे, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो पत्नी है फिर दोबारा कोर्ट से जाके और जिन लोगों का नाम निकला है उनका नाम ना मेरे केस में दर्ज करा दे। यानी पुलिस वाली भी मैं मान लूं, पुलिस को कुछ दे भी दूं और ऐसे में उसका भी मुझे फायदा ना मिले और नाम निकलने के बाद पत्नी दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि नाम डलवा दे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यही चीज समझेंगे कि क्या जब एक बार चार्जशीट से नाम निकल जाता है तो ऐसे में उन अभियुक्तों का नाम दोबारा डलवाया जा सकता है या नहीं डलवाया जा सकता है। अगर डलवाया जा सकता है तो किस प्रक्रिया के तहत डलवाया जा सकता है। यही सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसे में अब आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स आप प्लस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, जिसमें 2 तरह की आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। पहला है एक्सेलरेट 1.0, जिसमें आपको मंडे को IPC, ट्यूसडे को CRPC, वेडनेसडे को CPC, थर्सडे को एविडेंस एक्ट, फ्राइडे को TPA एंड कंट्रैक्ट एक्ट, सैटरडे को कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस, संडे को मिक्स्ड बैंक। और जो दूसरा टेस्ट सीरीज है वो चैलेंजर सीरीज वीकली करंट अफेयर्स, जो एवरी सैटरडे एंड संडे को चल रहा है। तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अनअकैडमी पे अभी इंडिया के जुडिशरी के टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारी क्लासेस रनिंग चल रही हैं। तो अगर आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जरूर जुड़िए। तो अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये चार्जेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए 498A के मामले में जब पत्नी अपना कंप्लेन करती है, उसके बाद कंप्लेन के आधार पे जो पुलिस होती है जिनके ऊपर प्रथम दृष्टया मामला बन रहा होता है FIR दर्ज कर लेती है। उसके बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को 2 काम करना होता है। पहला तो सारी चीजों का अध्ययन करना होता है, दूसरा सबूत कलेक्ट करने होती है। ऐसे में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है उसके बाद पुलिस को कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करना होता है। अब पुलिस 2 प्रकार की रिपोर्ट कोर्ट में लगाती है। पहला होता है चार्जशीट और दूसरा होता है फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट। अब देखिए, चार्जशीट का मतलब यह होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को पर्याप्त आधार मिलते हैं, पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि जो मामले दर्ज किए गए हैं जिन अभियुक्तों के ऊपर, उनके ऊपर मामला बन रहा है, तो ऐसे में पुलिस गवाहियों के लेके, सबूतों को लेके और अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पे उन अभियुक्तों के ऊपर कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर देती है। और दूसरा जो पुलिस रिपोर्ट लगाती है वो होता है फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट।
अब देखिए इसमें ये होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो ऐसे में जब पुलिस को जिनके ऊपर भी मामला दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है, उनके विरुद्ध कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिलता है, तो ऐसे में जो पुलिस होती है जिनके ऊपर मामला लगा होता है, दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है, उनके विरुद्ध जो मामला होता है उसे वहीं पे समाप्त कर देती है और कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। अब देखिए पुलिस जो फाइनल रिपोर्ट लगाती है वो दो तरीकों से लगाती है जो नॉर्मली लगता है। पहला तो ये तरीका हो जाता है कि पुलिस को कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं जिसके आधार पे जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुआ है उसके ऊपर मामला चलाया जाए, उसके ऊपर विचारण किया जाए, तो इस वजह से पुलिस एफआईआर लगाती है। यानी पहला जेन्युइन चीज है, सही चीज है, वैध तरीका है, इसी की वजह से पुलिस एफआईआर लगाती है कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई आधार नहीं मिला। और जो दूसरा पुलिस एफआईआर लगाती है उसका ये कारण होता है कि जो पुलिस होती है अभियुक्तों के साथ कभी कभी मिल जाती है और उनकी वाली करने लगती है। ऐसे में पुलिस जो होती है अभियुक्तों से मिलके और एफआईआर लगा देती है। तो एक ये भी वजह होता है जिस वजह से कोर्ट में एफआईआर लगा दिया जाता है। अब देखिए आपके मामले में जहां मान लीजिए आप पति हैं और ऐसे में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें पत्नी ने 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है जिसमें खुद पति हैं, पति के माता है, पति के पिता है, पति की एक बहन है, पति के 2 भाई हैं। तो ऐसे में मान लीजिए एफआईआर होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो ऐसे में जब पुलिस को कोई आधार ही नहीं मिलता है कि पति के भाई और जो पति की बहन है, यानी 3 लोग जो हैं, पति के 2 भाई हैं, पति की एक बहन है, उनके ऊपर कोई मामला ही नहीं बन रहा होता है, पुलिस को कोई आधार ही नहीं बन रहा मिलता है, तो ऐसे में जो पुलिस होती है इन 3 लोगों के लिए एफआईआर लगाती है, यानी क्लोजर रिपोर्ट लगाती है कि इनके विरुद्ध जो मामला है वो चलाए जाने योग्य नहीं है, इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जो 3 लोग बचे होते हैं, जो पति और पति की मां और पति के पिता होते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट लगाती है। देखिए अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि जो पुलिस है उसने आपके भी मामले में एफआईआर लगा दिया है, कुछ लोगों का नाम केस से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा आप खुश हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब तो पत्नी कुछ कर ही नहीं पाएगी, मेरा या फिर मेरे घर वालों का नाम निकल गया है, तो अब तो पत्नी के पास कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो आप गलत फहमी में है। ऐसा नहीं है, हमारे कानून में सारी चीजों का प्रोविजन किया गया है। अब देखिए कानून में इस वजह से प्रोविजन किया गया है कि मान लीजिए जो पुलिस होती है कहीं ऐसा ना हो कि उसने अभियुक्तों से पैसा ले लिया हो या फिर अभियुक्तों से मिल गई हो और इस वजह से एफआईआर लगा दिया हो, तब क्या होगा। तो इसी वजह से जो पीड़ित होता है यानी मुकदमे का वादी मुकदमा होता है उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है प्रोटेस्ट पिटीशन का। प्रोटेस्ट पिटीशन तब लगाया जाता है जब वादी जो मुकदमा होता है उसने जो मामला दर्ज कराया होता है, जो एफआईआर दर्ज कराया होता है और उसमें जो पुलिस होती है एफआईआर लगा देती है। तो ऐसे में जब क्लोजर रिपोर्ट पुलिस सबमिट कर देती है कोर्ट में, उसके बाद जो वादी मुकदमा होता है उसे कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन लगाना होता है। प्रोटेस्ट पिटीशन लगा के जो वादी मुकदमा होता है मजिस्ट्रेट के समक्ष या फिर जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसमें अपना उचित आधार बताता है, उचित कारण बताता है, उचित तथ्य रखता है और न्यायालय में ये चीज स्पष्ट करता है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन उसने लगाया है वो क्यों लगाया है, उसका लगाने का क्या कारण है और जो ये क्लोजर रिपोर्ट लगा है यानी एफआईआर लगा है वो गलत क्यों लगा है। इन सारी चीजों को अपने तथ्य के जरिए, अपने सबूतों के जरिए, बाकी चीजों से स्पष्ट करता है न्यायालय को। तो यदि न्यायालय जो होता है उसे ये चीज लग जाता है कि जो पुलिस है उसने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, गलत ढंग से एफआईआर लगा दिया है, तो ऐसे में जो न्यायालय होता है उसके पास 4 पावर होता है, 4 तरह के अपने पावर का उपयोग कर सकता है। देखिए प्रोटेस्ट पिटीशन लगने के बाद जो न्यायालय होता है उसके पास पहला ये पावर होता है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया गया है उसे वही वो खारिज कर देगा और जो एफआईआर लगा है उसे ही मान लेगा, यानी जो जैसा था वही रह जाएगा। अब जो दूसरा पावर होता है न्यायालय के पास वो ये होता है कि जो न्यायालय होगा वो जो मामला है उसे कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज कर लेगा, यानी एफआईआर लग जाने के बाद जो न्यायालय होगा वो जो वादी मुकदमा है उसका 200 सीआरपीसी में बयान लेगा, फिर उसके 2 गवाहों का बयान लेगा और उसके बाद उस मामले को कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज कर देगा। अब जो तीसरा उपयोग न्यायालय करता है अपने पावर का वो ये कर सकता है कि मामले पे संज्ञान ले लेगा, यानी अगर क्लोजर रिपोर्ट लग चुका है, एफआईआर लग चुका है, तो उसके बाद भी जो न्यायालय होगा अगर उसे लगता है कि इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए तो ऐसे में जो न्यायालय होगा संज्ञान ले लेगा। अब जो चौथा चीज न्यायालय कर सकता है वो ये कर सकता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर सकता है, यानी जो न्यायालय होगा पुलिस को आदेश कर देगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो किया है अभी आधा अधूरा है
और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, फिर चार्जशीट सबमिट किया जाए। तो यही 4 उपयोग करता है न्यायालय अपने पावर का जब प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि गलत ढंग से पुलिस को पैसा खिला के आप अपना और अपने घर वालों का नाम निकलवा लेंगे, तो ऐसे में ये आपकी भूल है। अगर आपकी जो पत्नी है वो प्रोटेस्ट पिटीशन लगा देती है, उचित आधार न्यायालय में बताती हैं, उचित तथ्य रखती हैं और न्यायालय उनकी बातों से सहमत हो जाता है, तो फिर आपका पैसा देना और जो भी आपने मेहनत किया है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में हो गई ये तो अब कानून की बात, जो भी कानून में प्रोविजन था, जो तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली आते हैं। अब देखिए प्रैक्टिकली में होता ये है कि जब जो पुलिस होती है ज्यादातर मामलों में पति के माता, पति के पिता जो होते हैं उनका नाम छोड़ के बाकी जो रिश्तेदार होते हैं उनका नाम निकाल देती है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है ज्यादातर मामलों में प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया ही नहीं जाता है, इसका उपयोग ही नहीं किया जाता है। तो पति के लिए पहला बेनिफिट तो ये हो गया। अब जो दूसरा बेनिफिट हुआ वो ये हो गया कि जब पत्नी प्रोटेस्ट पिटीशन लगा भी देती है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जो अदालत होती है वो पत्नी से उचित आधार मांगती है। उस पत्नी को अपने तथ्यों के आधार पे बताना पड़ता है, अपने साक्ष्यों के आधार पे न्यायालय को बताना पड़ता है कि पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया, क्या गलती की, ये सारी चीजें अपने तथ्यों के माध्यम से बताना पड़ता है। तो जो पत्नी होती है इसी में वो भूल कर जाती है, गलती कर जाती है, अपनी बातों को सही से नहीं रख पाती है, क्योंकि उसने खुद गलत केस जब दर्ज कराया है, गलत तरीके से नाम डलवाया है, तो कैसे वो इन चीजों को साबित कर पाएगी। तो ऐसे में जो उसका प्रोटेस्ट पिटीशन है वहीं पे खारिज कर दिया जाता है। तो फिर जैसा मामला रहता है वही रह जाता है, यानी जिन लोगों का नाम निकला रहता है वही रह जाता है। तो ज्यादातर मामलों में यही होता है। आप प्रैक्टिकली में समझ के चलिए कि जब एक बार नाम निकल जाता है तो दोबारा नाम नहीं जुड़ता है। दोबारा नाम जुड़ने का जो चांस होता है सिर्फ 1% होता है, बाकी 99% जैसा मामला है वैसा ही रह जाता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि माता, पिता और जो पति है, 3 लोगों के अलावा अगर नाम निकल रहा है बाकी लोगों का तो आप निकलवा सकती हैं। लेकिन अगर इन 3 लोगों का नाम निकल जाता है, यानी माता, पिता और पति का नाम निकलता है, तो ऐसे में प्रोटेस्ट पिटीशन के जरिए आपको दिक्कत आ सकती है, फिर से नाम जुड़ सकता है। लेकिन बाकी लोगों का अगर नाम निकला है, जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनका नाम निकला है, जिनके ऊपर स्पष्ट आरोप ही नहीं लगे हैं, स्पष्ट कोई सबूत ही नहीं है, जो आधार है वो कोई आधार ही नहीं है, तो ऐसे में आपको सफलता मिल सकती है, फिर नाम नहीं जुड़ सकता है। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। सारी चीजें आप बारीकी से समझ चुके होंगे, जो कानून में प्रोविजन है वो भी आप जान चुके होंगे, प्रैक्टिकली चीजों को भी आप जान चुके होंगे। तो अब प्रोटेस्ट पिटीशन को लेके साथ ही साथ नाम निकलवाने से लेके आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो ऐसे में अगर आप इसके ऊपर और भी ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऐसे में आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके, और सारी चीजें डिटेल में समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।